नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डीके क्लासरूम पर। तो साथियों, आज का ये वीडियो रीट शिक्षक भर्ती 2022 व अन्य शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए है जिनके सिलेबस में साइकोलॉजी शामिल है। वैसे हर शिक्षक भर्ती में साइकोलॉजी का अहम रोल होता है, जिसको शिक्षक बनने के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आज से हम साइकोलॉजी के पूर्व परीक्षाओं में आए प्रश्नों पर आधारित मॉडल पेपर शुरू करने जा रहे हैं। यानी कि रीट के अलावा जितनी भी शिक्षक भर्ती हुई है आज तक, उनके अंदर जो जो साइकोलॉजी के प्रश्न आए हैं, कौन कौन से प्रश्न आए हैं, उन सभी प्रश्नों को लेकर मॉडल टेस्ट पेपर की एक श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये मॉडल पेपर पसंद आएंगे। तो रीट 2022 की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने ये मॉडल टेस्ट पेपर श्रृंखला शुरू की है। इनके अलावा अन्य शिक्षक भर्ती की भी जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को भी ये वीडियो लाभकारी है और आशा करता हूँ आप इस मॉडल पेपर की श्रृंखला का लाभ उठाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी प्रश्नों का साथ साथ में कमेंट बॉक्स में जवाब दें और अंत में बताएं कि आपके कितने सही हुए हैं। पहला प्रश्न ये है, किस स्थान पर सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई? यानी कि सर्वप्रथम जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है वो किस स्थान पर स्थापित की गई थी? क्या बर्लिन में थी, स्टैनफोर्ड में, लिप्जिंग में, वियना में? ये प्रश्न जो है इसका जवाब आपको देना है। तो ये पीटीआई फर्स्ट पेपर के अंदर आया हुआ है। इसका जवाब आपको देना है, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका सही जवाब है सी, लिप्जिंग। दूसरा प्रश्न है, जर्मनी के विलियम वुंट माने जाते हैं। ये प्रश्न आया है पीटीआई फर्स्ट पेपर जो 30/9/2018 को हुआ था, उसके अंदर आया था। ऑप्शन ए, पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला के लिए जाना जाता है, कंप्यूटर के क्षेत्र में कार्य करने के लिए जाना जाता है, सामाजिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए, या फिर चिन्ह सिद्धांत पर कार्य करने के लिए। इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब क्या होगा? तो इसका जवाब है, पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला को स्थापित करने के लिए विलियम वुंट को माना जाता है। इन्होंने 1879 में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो लिप्जिंग में स्थापित की थी, उनके जनक माने जाते हैं ये। तीसरा प्रश्न, किशोरावस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण में अपने चेहरे को निरंतर देखते हैं तथा केवल अपने आप से प्यार करते हैं। सिगमंड फ्रायड ने इस अवस्था को क्या कहा है? किशोरावस्था के अंदर यह अवस्था आती है, इसको सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा है? यह भी पीटी फर्स्ट पेपर जो 30/9/2018 को आता है, इसके अंदर प्रश्न आया है ये। उसको क्या कहा जाता है? ए, नायक पूजा, बी, आत्ममोह, सी, समूह प्रवृत्ति, डी, लैंगिक प्रेरणा। तो इसका सही आंसर है आत्ममोह। सम्मान और प्रतिभा व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा का कार्य करते हैं। यह प्रेरक निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? यानी कि जो सम्मान और प्रतिभा है वो किस से संबंधित है, कौन से प्रेरक से संबंधित है? यह सेकंड ग्रेड के अंदर आया था 2018 के अंदर। ए, व्यक्तिगत, बी, सामाजिक, सी, शारीरिक और डी, राजनीतिक। यानी कि सम्मान और प्रतिभा किसके अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही आंसर है सामाजिक। पांचवा प्रश्न है, बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरे के नजरिए में फर्क ना कर पाने को क्या कहा जाता है? ये आया था रीट लेवल सेकंड 2018 के अंदर जो 11 फरवरी को हुई थी। उसके अंदर यह आया था कि अपने और दूसरों के नजरिए में जब हम फर्क नहीं कर पाते हैं तो उसको पियाजे के अनुसार क्या कहा जाता है? क्या उसको केंद्रस्थ या सेंट्रिसिज्म कहा जाता है? बी, क्या उसे आत्म केंद्रित इगोसेंट्रिसिज्म कहा जाता है? सी, जनात्मवाद या एनिमिज्म, डी, इनमें से कोई नहीं। क्या कहा जाता है? इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसको कहा जाता है आत्म केंद्रित या फिर इगोसेंट्रिज्म।
छठा प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं? ये रीट लेवल सेकंड के अंदर आया था 2018 के अंदर 11 फरवरी को। तो इनमें से कौन सा शिक्षक का कार्य नहीं है, ये बताइए। एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूर्ण करवाना। शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए। सी है, विद्यालय में नियमितता रखनी चाहिए तथा समय का पाबंद होना चाहिए। डी है, हर बालक की अधिगम क्षमता को समझकर उसे उसके ज़रूरतों के अनुसार अनुबोध प्रदान करें। तो इसमें से क्या शिक्षक का कर्तव्य नहीं है, कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इसमें इसका सही आंसर है बी, शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए, ये एक शिक्षक का कार्य नहीं है। सातवां प्रश्न, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के वर्ग की संख्या कितनी है? ये प्रश्न आया था रीट लेवल सेकंड के अंदर 7 फरवरी 2016 को। तो बुद्धि के त्रिआयामी यानी कि जो गिलफोर्ड का त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत था, उसके अनुसार बुद्धि के जो वर्ग थे उनकी संख्या कितनी थी? ए 90, बी 110, सी 135, डी 120। तो कितने वर्ग थे गिलफोर्ड के अनुसार? इसका सही आंसर है डी 120। आठवां प्रश्न है, पुरुष और महिलाओं की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। ये कथन क्या बताता है? यानी कि पुरुष और महिलाओं की जो भूमिका है उसका निर्धारण समाज करता है, ये किसकी ओर संकेत करता है? ये सीटेट लेवल सेकंड के अंदर दिसंबर 2016 के अंदर पूछा गया है। ऑप्शन ए है, लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है। ऑप्शन बी है, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवधारणा है। ऑप्शन सी, लैंगिकता एक सामाजिक अवधारणा है। ऑप्शन डी, लैंगिकता एक अंतर्निहित अवधारणा है। इसका जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर है लैंगिकता एक सामाजिक अवधारणा है। 9वां प्रश्न, अधिकांश बच्चे कितने माह में छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू करते हैं? यह सीटेट लेवल सेकंड के अंदर दिसंबर 2016 के अंदर पूछा गया है। यानी कि अधिकांश बच्चे कितने माह में छोटे छोटे जो वाक्य है उनको बोलना शुरू करते हैं? ये महीनों की रेंज क्या है? ए 18 से 24, बी 24 से 30, सी 30 से 36 माह, डी 12 से 18 माह। इसका सही आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है ए 18 से 24 माह। 10वां प्रश्न, संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह सीटेट लेवल सेकंड के अंदर 2016 के अंदर पूछा गया है। ऑप्शन ए, संज्ञान संवेग को प्रभावित करते हैं किंतु संज्ञान संवेग को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन बी, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन सी, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र क्रियाएं हैं। ऑप्शन डी, संज्ञान संवेग को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता। तो इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है? ये एच स्टेट लेवल फर्स्ट के अंदर 2017 में पूछा गया है। यानी कि जो अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है वो आपको पहचानना है। क्या माता पिता द्वारा दी गई शिक्षा, पास पड़ोस द्वारा दी गई शिक्षा, सी साथियों के समूह से प्राप्त शिक्षा, और डी कक्षा कक्ष द्वारा शिक्षण। इसका सही आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है कक्षा कक्ष द्वारा शिक्षण है वो औपचारिक माध्यम के अंदर आता है, और बाकी ये जो 3 है वो अनौपचारिक शिक्षा के स्रोत है। 12वां, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वंचित बालक की नहीं है? ये एच स्टेट लेवल फर्स्ट के अंदर 2019 के अंदर आया था। तो इसका ऑप्शन ए, जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की अपर्याप्तता को झेलना। क्या ये वंचित बालक की विशेषता है? बी, आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान करना। तीसरा, भावी मनोसामाजिक समस्याओं का संकट या फिर खतरा, और डी, उसको स्वाभाविक दर से विकास के अवसरों से वंचित रखना। इसका जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर है बी, आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान करना।
क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? ये यूपी टेट लेवल फर्स्ट के अंदर 2018 में पूछा गया है। ए, अनिश्चितता से निश्चितता, बी, दृश्य से अदृश्य, सरल से कठिन और निगमन से आगमन। तो इसका सही आंसर है डी, निगमन से आगमन। क्वेश्चन नंबर 14, इरोज शब्द संबंधित है। यूपी टेट लेवल फर्स्ट के अंदर 19 दिसंबर 2016 को यह पूछा गया था कि इरोज जो शब्द है, जो सिगमंड फ्रॉइड द्वारा मूल प्रवृत्ति के अंदर दिया गया था, वो किससे संबंधित है? ए, जीवन मूल प्रवृत्ति से, बी, मृत्यु मूल प्रवृत्ति से, सी, भय मूल प्रवृत्ति से, डी, प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। इसका जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर है ए, जीवन मूल प्रवृत्ति से। निम्नलिखित में से सभी मैस्लो की आवश्यकता सिद्धांत से संबंधित है, एक को छोड़कर। ये पूछा गया फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी 2020 के अंदर आया है, यानी कि ये फर्स्ट ग्रेड जो 2020 के अंदर हुई थी, उसके अंदर ये सवाल पूछा गया था कि इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो मैस्लो की आवश्यकता सिद्धांत से संबंधित नहीं है, वो आपको पहचानना है। इसमें ए है आध्यात्मिक आवश्यकता, बी है सुरक्षा आवश्यकता, सी है शारीरिक आवश्यकता, डी है आत्मसम्मान आवश्यकता। इसका सही आंसर बताइए आप। इसका सही आंसर है ए, आध्यात्मिक आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 16, व्यक्ति का व्यक्तित्व अध्ययन करने वाली वह प्रविधि जिसके द्वारा उसके जीवन की शैली, व्यवहार, तौर तरीके, विचारों और भावनाओं का अवलोकन किया जाता है। यानी कि वो शैली बतानी है आपको, या फिर वो विधि बतानी है जिसके द्वारा हम व्यक्तित्व का अध्ययन करते हैं, जिसके अंदर हम उसके व्यवहार, तौर तरीकों आदि को देखते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए प्रश्नावली, ऑप्शन बी व्यक्तिक अध्ययन, ऑप्शन सी निर्धारण मापनी, ऑप्शन डी प्रक्षेपण। इसका जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यक्तिक अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 17, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया है? ये रीड लेवल फर्स्ट के अंदर 2011 के अंदर पूछा गया था कि जो गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन शब्द का प्रयोग किया है वो किस संदर्भ में किया है? ऑप्शन ए बुद्धि के संदर्भ में, ऑप्शन बी सृजनात्मकता के संदर्भ में, ऑप्शन सी बुद्धि एवं सृजनात्मकता के संबंध में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए आप। तो इसका सही आंसर है सृजनात्मकता के संबंध में, ऑप्शन बी सही है इसका आंसर। 18वां, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि की प्रक्रिया के बारे में सबसे कम सत्य है? ये एमपी टेट 2019 का सवाल है, यानी कि जो वृद्धि की प्रक्रिया के बारे में आपको सबसे कम सत्य लगता है उसको आपको पहचानना है। वृद्धि और विकास से ये सवाल आया है। ए, ये व्यक्ति की मात्रात्मक विशेषताओं के परिवर्तन को व्यक्त करता है। बी, ये विकास के क्षेत्र के लिए आवश्यक है। ऑप्शन सी, इनका केवल आकलन किया जा सकता है। ऑप्शन डी, यह एक सतत प्रक्रिया है। तो इनमें से कौन सा वृद्धि के लिए सबसे कम सत्य है, उसको आपको पहचानना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह एक सतत प्रक्रिया है। जब जुड़वा बच्चे अलग अलग युग्मों से पैदा होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? एमपी टेट 2019 में सवाल पूछा है कि जब जुड़वा बच्चे अलग अलग युग्मों से पैदा होंगे तब उन्हें क्या कहा जाएगा? ए, सिबलिंग्स, बी, स्पाउस, सी, आइडेंटिकल ट्विंस, डी, फ्रैटर्नल ट्विंस। इसका जवाब बहुत ही कम लोगों को पता है। ये बिल्कुल नया सवाल है जो एमपी टेट 2019 के अंदर पूछा गया है। इसका जवाब दीजिए आप। तो इसका जवाब है डी, फ्रैटर्नल ट्विंस। एक बच्चा हर बार हैरान होता है जब उसकी माँ उसकी आंखों को ढक देती है और फिर उसे खोलती है। किस पियाजेटियन संज्ञानात्मक अवधारणा को बच्चा अभी तक समझ नहीं पाया है जो इस खेल को इतना रोमांचक बनाता है? यह सवाल पूछा गया एमपी टेट 2019 के अंदर कि जब एक बच्चे की माँ अपनी आंखें बंद करती है और खोलती है
इस अवधारणा को जब बच्चा समझ नहीं पाता है तो पियाजे के अनुसार वो किस श्रृंखला से गुजर रहा है, यानी कि जो बच्चा है वो किस श्रृंखला के अंतर्गत आता है। तो इसका ऑप्शन ए संरक्षण, ऑप्शन बी क्रमबद्धता, ऑप्शन सी वस्तु स्थायित्व, ऑप्शन डी जीववाद। तो इसका सही आंसर है सी वस्तु स्थायित्व। तो आज के लिए इतना ही साथियों, कल मिलते हैं एक और साइकोलॉजी मॉडल टेस्ट पेपर में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देखने वाले कुछ ही लोग होते हैं, फिर वीडियो बनाने का कोई औचित्य नहीं रहेगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी साथी वीडियो का लाभ उठा सके। धन्यवाद।